हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स एंड मेजर्स जिसके बदौलत हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। एक बात दोस्तों याद रखना, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताना भूल गया था। जब भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए ना कि व्हाट आर द मेजर्स यूज टू एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, आप डायरेक्टली उन मेजर्स को लिखने से पहले इस कंसेप्ट को जरूर डिफाइन कर देना, चाहे भले ही वो आपसे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भूलना मत। मैं आपको बता नहीं पाया पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करते हुए प्रीवियस लेक्चर में। खैर छोड़ो, हम आगे बात करते हैं। दूसरा, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो को पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोला जाता है। नाम है सर, डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसे है क्या। दिस इज यूज फॉर मेजरिंग इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या, अगर ये आ जाए, यानी कि वो घटनाक्रम याद है आपको जो मैंने अभी आपको बताया। घटनाक्रम इन द सेंस के सौगंधा, अगर मैं बोलूं, वो लाइन जिसमें मैं लोगों को प्रीवियस लेक्चर में खुश होते हुए दिखा रहा था, जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए थे, और एक को मैं दुखी होते हुए दिखा रहा था, और बीच में ये लाइन थी पॉवर्टी लाइन। यानी कि हमें यहां पर यह देखना है कि किसी भी परिस्थिति में पर्सन अगर यहां आ गया है तो फिर उसका क्या। हमें ऐसे लोगों की संख्या चाहिए जो कि इधर आ गए हैं, और इधर आने वाले लोगों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीपीएल। और याद है सबको प्रीवियस लेक्चर मैंने उसमें कंटेक्ट जो समझाया, वो मैंने एग्जांपल लिया कोविड-19 का। ओके, देखो, हेड काउंट रेशियो इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? इट इज टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। सिंपल। यानी कि जो मैंने आपको बताया ना, मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये काउंट करना है कि देश में कितने लोग गरीबी रेखा के, पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, उसके नीचे रह रहे हैं, और देश की आबादी कितनी है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक आंकड़ा है, 3 CR लोग पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं देश में, और हमारे देश की आबादी निकल कर आई 200 CR। इसको हमें करना है इनटू 100। ये होगा हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। फॉर एग्जांपल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमें बता रहे हैं 121 करोड़ आबादी, उसमें से 13.31 करोड़, ये एग्जांपल है सर, ठीक है, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, दे आर बीपीएल। हमें करना है इस नंबर को इनटू 100। हमारे पास निकल कर आएगा 11%। 11% जो है, क्या निकल कर आया हमारे पास, दिस 11% इज हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ठीक है, तो आप कहोगे ये क्या होता है फिर? दिस इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन लिविंग इन द कंट्री। कितने बीपीएल, नंबर वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज हमारे देश में है। अब इससे होता क्या है, क्या हो जाएगा इसको निकालने से? देखो, चाहे पॉवर्टी लाइन हो, चाहे जो भी हम मेजर्स पढ़ने जा रहे हैं, इससे अर्पित होगा क्या? गवर्नमेंट को यह पता लगेगा कि उनको पॉलिसी मेकिंग किस दिशा में करनी है फॉर पुअर पीपल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, अल्टीमेटली एम क्या है सरकार का, क्यों निकालना है नंबर, और क्यों बनानी है पॉलिसी? अगर नंबर निकल भी गया तो गरीबी को खत्म करना है, वो तो चलो समझ में आता है। इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करना है, और हमारे देश को हमें एक परफेक्शन की दिशा की तरफ लेकर जाना है। सिर्फ ये कहकर कि क्या ही हो जाएगा इससे, क्या ही करना, वो चीज है नहीं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। ये जो हेड काउंट रेशियो है या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो जिसको कहा जा रहा है, ये इंडिकेट करता है एक देश में कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कितना है।
इसलिए हम इसको पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी कहते हैं। एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो कि प्रीवियसली आई थी वो ये इंडिकेट करती है भारत की जो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो है 1977 में 1977 में, ये कौन सा एरा था 1977? जल्दी बताओ क्या क्या था ये, कौन सी घटनाक्रम के बाद का ये ईयर है? इमरजेंसी। मैक्सिमम 61.6% लोग इस पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो में पहुंच गए थे। इतना मैक्सिमम जा चुका है हमारे देश में। लेटेस्ट जो 2020 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है, और ये अपडेट हो गई होगी, यू शुड अपडेटेड, और डोंट वरी, इन चीज़ों को अभी मैं भी नहीं देखता हूं, कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं वो बताऊं, ये नॉनसेंस चीज़ें होती हैं। अभी के लिए नॉनसेंस ही है, इसको हम देखेंगे जब हम एग्जाम में बैठने वाले होंगे पीटी 365 या फिर मेंस 365 से, ये क्योंकि याद भी उसी टाइम पे रहेगा। मैं अपने दिमाग के ऊपर कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं डालता हूं जो मुझे याद नहीं रहने वाला होता, मैं उस पर कभी भी हाथ नहीं डालता हूं। इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पररी बंदी इन माई लाइफ। मुझे टेम्पररी लोग नहीं पसंद, मुझे परमानेंट रिलेशन पसंद होते हैं। तो जो बंदी जिसके साथ मेरे को एक हफ्ते रोमांस करना है वो बंदी मैं हाथ नहीं लगाता, ठीक है? ये सेम चीज है। इंडिया का जो हेडकाउंट रेशियो है इट हैज बीन रिड्यूस टू 13.4% इन 2015। यानी कि बताना ये, और ये चीज है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, चाहे ये रिपोर्ट निकली चाहे कैसे भी निकली, अगर आपको ये आए ना कि फ्लक्चुएट कितनी हो चुकी है हमारे देश में पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो, इसका रेशियो कितने, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट इसके क्या जा चुके हैं। एक तो आपको पता लग गया 61.6%, और दूसरा 13.4%। अब ये 13.4% जो कोविड के बाद से जो साल चल रहा है, थोड़ा सा एग्जाम में अपना अगर दिमाग लगाओगे 2023 तक भी आप पहुंच जाओगे। क्या ये गरीबी, एक बार बताना, बिल्कुल इसके आसपास ही कंसोलिडेट करती नहीं रह जाएगी? क्या आप ये बोलोगे कि 9% हो गई है, 8% हो गई है, 2% पे चली गई है? बताना जरा, इतना फर्क हो जाएगा क्या? बताना जरा। नहीं होगा ना? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर जैसे एक्सट्रीम पर आपको क्वेश्चन आ गया कि आज तक इंडिया में जो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो है या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो है, ये किस रेंज से किस रेंज तक रह चुका है, आपको फोकस सिर्फ इस पे, एग्जाम में ये याद होना चाहिए आपको नंबर 1977 वाला और करंट वाला जो ये यहाँ पर है। अगर इस बुक से भी अगर आप याद कर रहे हो, अगर आपको आगे का कुछ भी नहीं पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 13% है, तो इससे नीचे 10%, 9%, 4% थोड़ी ना हो जाएगा। और ये देख रहे हो ना, कोविड-19 के बाद वाला टाइम है ये, तो इसमें तो हो सकता है बल्कि 13.6, 13.9 तक हो। क्यों ऐसा क्यों हो? क्योंकि इसने तो पहले ही बोल दिया ना, कहाँ गए, इसने तो पहले ही बोल दिया ना, सारी चीज़ों को कनेक्ट करके चलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना, कि इतने लोग तो ऐड होने वाले हैं गरीबी के अंदर साउथ एशिया रीजन में, और इतने लोग सब साहरान अफ्रीकन में, तो ये नंबर तो 13 से कम वैसे भी नहीं हो सकता। अगर मुझे याद नहीं भी आ रहा है इस बुक के भरोसे, तो मुझे कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात नहीं है। दिस इज नोन, मतलब, और ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आप आती हैं और अपने साइकोलॉजी पर विश्वास रखने की वजह से, और जिसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यहाँ पर ये वाली बातें कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, चैनल मेरा है तो बात भी मैं ही करूँगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते ना डेली बेसिस पर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पेन कांपेगा ऐसे ऐसे करके एग्जाम में, अगर ऐसे कोई ये आ गया कि सर एक क्वेश्चन तो करके नहीं आए हम, वो एक्सट्रीम पूछ रहा था, ये तो बहुत फैक्चुअल सवाल था, और वहीं खींच के एक थप्पड़ मारूंगा कि सारे के सारे दांत टूटेंगे और टप्पे खाते हुए घर जाओगे। जो ड्राइविंग फैक्टर है ना बिहाइंड दिस ड्रास्टिक रिडक्शन, अब तारीफ तो बनती है, 1977 से लेकर 62% से लेकर लगभग 13% पे ले आए हैं ये पॉवर्टी के हेडकाउंट रेशियो, यानी कि कोई कुल मिलाकर गरीबी रेखा के नीचे वाली लोगों की परसेंटेज की बात अगर हम लोग करें आम भाषा में बोले तो, इजी भाषा में, इसको ऐसा माना गया है कि ये हुआ कैसे। गाँव में जब बिजली आई तो डेवलपमेंट वगैरह आई, स्कूल वगैरह लोग जा पाए, और सरकार ने जो अलग अलग योजनाओं पे खर्च करा, स्पेशली
लड़कियों की एजुकेशन पर, उनकी स्कूलिंग, जब वो शिक्षित हो पाई। और ये आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? याद है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की डिबेट अर्पित कि इंसान, हर एक इंसान देश का जरूरी होता है इस देश के इकोनॉमी के इंजन को चलाने के लिए। यही चीज है। क्या ये आराम से सबको समझ में आ गया? कोई भी कंफ्यूजन आई है किसी को? देखो जेन्युइन वही पूछना, ये नहीं कि मतलब मुझे भी कुछ पूछना है, सब कुछ पूछ रहे हैं तो मैं भी कुछ पूछूंगा या मैं भी कुछ पूछूंगी मुझे, क्योंकि ओवर स्मार्ट कूल बनना है मुझे आपकी आंखों के सामने। वो मेरे से मत करना, वो कोई नहीं बन सकता। वो डाउट पूछने की नज़रिए से मुझे पता लग जाता है कि कौन फर्जीवाड़ा है और कौन जेन्युइन, किसको डाउट आया है। लेकिन इसका बिल क्या है? नहीं नहीं, देखो क्या कर रहा है इन्होंने, 1977 से लेकर अभी तक ना ये इस फॉर्मूले से निकालते हुए हैं कि कितने बंदे ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकलती है परसेंटेज की टर्म्स में, ये मत भूलना, नंबर नहीं होता, ये परसेंटेज होता है। अगर नंबर होता ना तो ये तो यूज़ ही नहीं होता हमारे देश में। अगर ये नंबर होता, क्यों क्यों नहीं होता? तो ये तो नंबर दे ही रहा है ना हमें ऑलरेडी, ये तो नंबर दे ही रहा है। लेकिन हम ना, ये सरकार ये कहती है, देखो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग एक तरह नज़रिया देखने का। तो कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, भाई साहब ये नंबर आप एग्जैक्ट ला कैसे सकते हो, बताओ? नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो आप ओवरऑल ना एक परसेंटेज देखो। तो अभी हमारे पास जो ओवरऑल परसेंटेज चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि बार बार नंबर चेंज करने से क्या होगा, लगभग जो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग चल रहे हैं हमारे देश में, वो 13% टोटल आबादी के आसपास चल रहे हैं। पूरे देश की जितनी आबादी है उसमें 13% लोगों के आसपास इतना है। अब एक बात बताओ मयूर, चाहे इसको फिर 14 कह लो और चाहे इसको 15 कह लो, बात तो वही है ना। बात तो वही है, हम लोग यही तो बोलेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये फिर देखा जाता है कि जब ये पता लग गया, पहले तो उन्होंने तारीफ कर दी यहाँ पर कि ये सब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से, स्पेंडिंग ऑन गर्ल्स एजुकेशन इसकी वजह से ये सब हुआ है, स्कूलिंग वगैरह की वजह से हुआ है, ठीक है मान लिया। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि और ये जो 13% ये रह गया है, इसको कैसे सुधारा जाए? तो यानी कि जहां पर भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हमें लिखना चाहिए। अब वो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हम अपने मर्जी से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ना सरकार के कंधों पर रखकर बंदूक चलानी पड़ती है, तब हमें नंबर मिलते हैं। कैसे? आप बात करोगे कि इसके लिए सरकार ये पॉलिसी लेकर आ रही है, ये इनिशिएटिव लेकर आ रही है, सरकार ये बिल लेकर आई थी, इसकी बात चल रही है, उसकी बात चल रही है, तो उसमें होगा क्या? एक तो आपका आंसर ऐसा होगा कि सर जी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार ने बोला है। और ये जो हमारे पास रेशियो मिलता है ना मयूर, तो इससे सरकार की मदद ऐसे हो जाती है, जब सरकार के पास ये आंकड़ा आता है तभी तो सरकार को पता लगेगा कि कौन से गरीबों के लिए कौन से रीजन में क्या स्कीम बनानी है, किस चीज़ की गरीबी है, गरीबी किस फॉर्मेट में है, वो पैसा कितना एलोकेट होगा, क्या वो कृषि प्रधान राज्य है या फिर गरीबी किसी और प्रकार से पनप रही है वहां पर। तो हम पॉलिसी में डालें क्या क्या, क्या पैसा दें या रिसोर्सेज दें, क्या खाने पीने की किल्लत है तो फेयर प्राइस शॉप्स खुलवाएं या फिर कपड़े दें, शिक्षा दें या महिलाओं पे फोकस करें, ये सारी चीजें हैं, बिजली दें कि सड़कें बनवाएं, ये चीज होती है। आप लोगों ने प्रिपरेशन करते वक्त आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का नाम सुना है? मैंने एक बार बताया भी था प्रीवियसली आप सबको, आईएएस, नॉर्थ ईस्ट में रोड बनवाई जिन्होंने, बताया था ना। मैं दिखाता हूं एक बार सबको, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, ये आईएएस ऑफिसर है हमारे देश में, 2009 बैच से, और ये भी मणिपुर में पोस्टेड है, ठीक है। और ये रोड इन्होंने बनवाई थी। सरकार ने फंड देने से मना कर दिया था। बच्चियों को, लोगों को पहाड़ों से एक काइंड ऑफ, जैसे एक ब्रिज टाइप नहीं बना रहता, जैसे वो रस्सियों से बंधे रहते हैं, वहां से नदी क्रॉस करके वैसे जाना पड़ता था, है ना। अब इन्होंने बोला, एक इन्होंने फंड का निर्माण करा। अब ये फंड कैसे बनता है? आपने फुकरे 2 देखी है? वो 10-10 रुपए सबसे कुछ कुछ रुपए सबसे इकट्ठा करते एक पेपर रिलीज कर इन्होंने ऐसा एक फंड वो करा, और इन्होंने उस फंड को जनता के सामने रखा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में। ऐसी चुनौती पूर्वक घटनाएं आपके जीवन में बहुत आएंगी जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। देखो, अगर आपने यही सोच लिया कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता और फिर वो करके पैसे आप लूटते जाओगे, वो करते जाओगे, तो वो तो हो जाएंगे लेकिन आपका नाम नहीं होगा कभी भी।
लेकिन आपको अगर आप जेन्युइनली अगर आप आईएएस को आईएएस समझते हो कि होता क्या है, तो आपको एक ना एक घटना तो मतलब ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें आपका नाम हो एक तरीके से, और आप दिल से वो काम करो कि ये नहीं सिर्फ मुझे नाम कमाना है। इन्होंने जितना भी पैसा लिया था ना जनता से, उसके लिए कि पेपर बनवाया जिसमें इन्होंने लिखा कि देखो, डांबर इतना, बजरी इतनी, सीमेंट इतना, मैं ये लेबर इतना, दिहाड़ी इतना लेते हैं, ये इतना लेते हैं, ताकि जनता को पता लगे पैसा कहाँ कहाँ से जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पैसा पब्लिक से उठाया था। और वो रोड की इन्होंने कंस्ट्रक्शन ली, वो करा। तो वहां के लोग तो ऐसे हैं कि अपने घरों में, मंदिरों, घर के मंदिर में इनकी फोटो लगाकर पूजा करते हैं कि मतलब कितने लोगों का जीवन, क्या कहते हैं, इन्होंने बना दिया इस रोड बनाने की वजह से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। और देखो यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, रोड रोड देख रहे हो, 100 किलोमीटर। मणिपुर का मिराकल मैन इनको बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बताओ, कोई दिक्कत हेड काउंट रेशियो में? किसी का कोई सवाल? आगे बढ़े हम लोग। शाइनी, अनुज, रागनी, सबको समझ में आ गया? बात करते हैं पॉवर्टी गैप रेशियो की। पॉवर्टी गैप रेशियो कुछ नहीं है, ये जो जितना भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर अंग्रेजी की तिकड़म, इसको हटाओ एक बार, ये नजरों के सामने से भूल जाओ इसको। पॉवर्टी लाइन के कंटेक्स्ट में जब मैंने कंसेप्ट पढ़वाना शुरू कराया था उसका, मैंने एक लाइन की बात करी थी ना कि देश में हमेशा ये जो लाइन है कुछ सालों में फिर ये इतनी, इतनी, इतनी और इतनी हो जानी चाहिए। ये क्या दिखा रहा है अर्पित? पुअर और रिच का गैप ही तो दिखा रहा है ना। और मैंने इसको क्या बताया था, ये जो गैप है ये ब्रिज होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए जैसे जैसे वक्त बीते आगे, है ना। तभी तो हम कहेंगे कि देश डेवलप कर रहा है। अगर ये गैप बढ़ता चला जाए, मतलब ये पहले ऐसा हो और फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, ये डेवलपमेंट है सिचुएशन है, या सिचुएशन बी डेवलपमेंट है? बी। तो यानी कि शाइनी, गैप कितना रह गया ना, कि गरीबी और कितनी बाकी रह गई, कितनी और दूर करनी है, मतलब ये रिच और पुअर का गैप, और ये कितना, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये कितनी और रह गई है हमें खत्म करने के लिए, इसको कितना और काटना है धीरे धीरे करके कैची से। और वो कैची क्या होगा? डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, पॉलिसी मेकिंग, टारगेटेड स्कीम्स, ये सारी चीजें। ये कितना गैप रह गया, ये लकीर कितनी लंबी और रह गई है, इसको बोला जाता है पॉवर्टी गैप रेशियो। कि दिस इज यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी देश में किस हद तक और बाकी रह गई है। कंसेप्ट की हेडिंग समझ में आई? सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वगंधा, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या होता है पॉवर्टी गैप? पॉवर्टी गैप एक डिफरेंस होता है बिटवीन पॉवर्टी लाइन, मतलब अब ये थोड़ा सा, अब अंग्रेजी मीडियम में इसको लिखना कैसे वो समझते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन, ये पहले तो हम इसको ले लेंगे, यानी कि हम इसको देखेंगे कैसे, इनकम की टर्म्स में और कैलोरी इनटेक की टर्म्स में। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले निकलेगा पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट, ठीक है। उससे फिर हम क्या करेंगे, निकालेंगे, माइनस करेंगे एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक बीपीएल फैमिली की। यानी कि पॉवर्टी लाइन में से अगर हम देखें, हर एक महीने एक पर्टिकुलर बीपीएल हाउस होल्ड की, अब देखो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब कल की क्लास में बताया था, याद है वो वाला मेरा डायग्राम? एक पर्सन की बात करी थी और मैंने एक परिवार वालों की बात, कम्युनिटी की बात भी कर रहे थे हम लोग यहां पर। लेकिन ना, ये वाली टर्म में आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, पैनी नजरों से, शार्प आईज से इसको देखो जरा। यहां पर बीपीएल हाउस होल्ड की बात हो रही है,
बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, यहां पर वो आपको क्या करेंगे, सुगंधा क्या दे देंगे आपको, पर्सन दे देंगे, वन मेंबर ऑफ अ बीपीएल हाउस होल्ड, और वो गलत करवा देंगे आपका क्वेश्चन। पॉवर्टी गैप रेशियो निकाले इसलिए जाता है, एक तो पहली बात मैं बताऊं, आप किसी भी प्रिपरेशन करने वाले से पूछ लो, पहली बात है इकोनॉमिक्स तो पल्ले ही पड़ती नहीं किसी के, और पॉवर्टी लाइन तो इस चैप्टर में आई थिंक बहुत आप में से भी बहुत लोगों ने आज देखा होगा से, और ये रेशियो तो छोड़ ही दो कितना डेप्थ में कोई जाता है, और उस रेशियो के अंदर भी कितना कोई पैनी नजरों से देखेगा। तो हमारी प्रिपरेशन हमेशा भगवान की कृपा से अच्छी ही चलेगी अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। बस आपको पैनी नजरों से सारी चीजें देखनी है, भागना नहीं है, किसी भी चीज में रश नहीं करना है। पॉवर्टी गैप एक डिफरेंस है पॉवर्टी लाइन, उसमें से फिर आप एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हर महीने हर महीने एक बीपीएल फैमिली का एक बीपीएल फैमिली का कितना खर्चा हो जाता है, आप उसमें से इसको निकालोगे, माइनस करोगे। इस इट इंडिकेट्स एवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन, यानी कि यहां पर भी कुछ नंबर होगा आपके पास XYZ, और यहां पर आपके पास कोई नंबर निकलेगा ABC, तो यानी कि ये गैप कितना है इसको देखा जाता है। समझते हैं और समझते हैं, डोंट वरी, दिमाग पे प्रेशर मत डालना। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बात करें, यहां से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई, अंग्रेजी शायद से फिर भी समझ में ना आई हो। अगर पॉवर्टी गैप रेशियो जो होता है, यहां पर आप पहले पॉवर्टी लाइन मॉनेटरी टर्म्स में निकालोगे। मैंने इसलिए आपको ऊपर ही बता दिया था, ये वाली बात मार्क करके देखो येलो से, ये इनकम मैंने मार्क करा ना, देखो इसको सर्कल से। आप पहले इनकम के टर्म्स में निकालोगे, कहाँ गया, मॉनेटरी टर्म्स में इनकम की टर्म्स है पॉवर्टी लाइन आप निकालोगे मॉनेटरी टर्म्स में। उसके बाद अब यहां पर एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा एक बीपीएल हाउस होल्ड का, एक एक पर्सन जो कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड से वो मेजर बिलोंग करता है, उससे आप निकालोगे, डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन, डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन। कैसे करना है इसको, इन नंबर्स को ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉवर्टी लाइन ये कह रही है कि 400 रुपए सबकी मतलब एक जरूरत है, ठीक है। इससे कम अगर कोई पर्सन खर्चा करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, लेकिन पॉवर्टी लाइन जो बना रखा है वो जो हम ऐसे बनाते हैं ना पैरामीटर, ये वाला, वो 400 रुपये है, ठीक है। अब ये 400 को रुपए ही मानना, ये कैलोरी मत मानना, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिकल टर्म्स में मॉनेटरी टर्म्स में इसको देखा जाता है। जबकि आपको पता है पॉवर्टी लाइन के दो पहलू होते हैं, एक पैसों वाली टर्म्स में और एक कैलोरी वाली टर्म्स में, राइट। क्या आप सब लोग ये वाली बात समझ पा रहे हो? अगर ये बिल्कुल सेम होता तो शाइनी मुझे एक बात बताओ ना, फिर हम ये क्यों निकालते, पॉवर्टी लाइन ही बेस्ट था ना फिर तो हमारे लिए, एक नया कंसेप्ट क्यों लाते, कुछ तो अलग करना ही है ना हमें। हम पॉवर्टी लाइन में जो दो कंपोनेंट होते हैं उसका एक कंपोनेंट ला रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, कौन सा वाला ला रहे हैं शाइनी, कैलोरी के इनकम वाला, इनकम वाला। उस इनकम वाले में से हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बीपीएल हाउस होल्ड में से जो भी फैमिली मेंबर्स इनकम अर्निंग मेंबर्स हैं, वो उनका एक महीने का खर्चा कितना हो जाता है सामान वगैरह पे, यानी कि इसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, 400 रुपये अगर पॉवर्टी लाइन है, और पर्सन का अगर फैमिली का जो भी कमाने वाले लोग हैं, उन पूरे परिवार का जो बीपीएल हाउस होल्ड हैं, उनका खर्चा अगर 330 रुपये हो जाता है, इसको तो ले लिया, डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400। और कोई भी चीज मैथमेटिकली अगर निकाली जाएगी इकोनॉमिक्स टर्म्स में तो उसको ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा, नंबर तो ये निकल कर आया, नंबर ये निकल कर आया। उसके बाद ये इंडिकेट करेगा कि अभी भी गैप ना, देर इज समथिंग लाइक 17.17% का गैप है, और ये गैप वही है जो अभी मैंने आपको लकीर बताई ना, कितना और रह गया है, कितनी इंटेंसिटी की पॉवर्टी देश में और रह गई है, ये गैप कितना फुलफिल करना भी और बाकी रह गया है। ये देखा जाएगा कि पहले तो कुछ सालों पहले इतना था, अब हम इसको करते करते इतना ले आए हैं, अब हमें इसको और ब्रिज कैसे करना है, ब्रिज का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, और छोटा कैसे करना है इसको, यानी कि इसको सी से
बी बनाया, अब बी से ए कैसे बनाना है। थ्रू दिस मेजर गवर्नमेंट इस चीज को देखती है। अब ये बताओ ना जरा शाइनी, हमने मॉनेटरी टर्म्स में ये चीज निकाली सौगंधा कि पैसों की टर्म्स में निकाली ना, तो ये जो गैप निकला 17.5% का, ये किस टर्म्स में कि पर्सन इतना कैलोरी इनटेक नहीं कर पा रहा है, इतने पैसे नहीं है पर्सन के पास, क्या गैप है ये? पैसे नहीं है। अब देखो शाइनी, अब सब कुछ ईजी हो गया। थ्रू दिस मेजर गवर्नमेंट इस डिसीजन पर आती है कि सरकार जब अपने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जब अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे होते ना, तो इस इकोनॉमिक्स के इस डेटा, इस रेशियो के बेसिस पर जब उनके सामने रिपोर्ट आती है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की, एक एनुअली या कैसे भी करके, पॉवर्टी गैप रेशियो की, फिर सरकार ये डिसाइड करती है कि हमें पर कैपिटा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्स कितने करने हैं। और मुझे ये बताओ, क्या बैंक ट्रांसफर वगैरह किसानों को नहीं होते क्या? बताओ जरा, पैसे होते कि नहीं होते हैं? बड़ी सारी योजनाएं ऐसी होती है कि जिसमें डायरेक्ट पैसे बेनिफिशियरी के खाते में जमा करवाए जाते हैं, बताओ। होता है ना, ये ऐसे डिटरमाइन होता है। अब कोई आर्ग्यू करने लगे सरकार से कि आप ना 2000 क्या हर 3 महीने में 2000 क्या डलवाते हो, 2000 से क्या होगा, 2-2 लाख डलवाओ कम से कम। सरकार लेकिन ये चाहकर भी क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि सरकार के पास जो आंकड़ा आया कि 2000 की ही नीड है हर 3 महीने में, किसके बेसिस पर आया ये? हाँ, एक सेकेंड। और ये परफेक्टली डन करा जा सकता है। मतलब ये अब एक बार बताओ शाइनी, कमी किसकी थी? ये गैप किसका था? पैसों का ना। तो जनता तक भिजवाना क्या है कि 17.5% लोग जो हैं वो मतलब पैसों की टर्म, अपनी पैसों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं पैसों की टर्म्स में। क्या मैं ये कह सकता हूं? तो जिसको जिस चीज की किल्लत है तो उसको क्या मिलेगा? पैसा। मेरी बंदी को मुझसे पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, तो शाइनी मैं उसको क्या दूं? पैसा दूं कि प्यार दूं? प्यार दो, है ना। टारगेटेड कैश ट्रांसफर करे जाते हैं इसलिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि मिस शाइनी डे, व्हाट डू यू थिंक कि ये कैश ट्रांसफर करना क्या ठीक है क्या नहीं है, तो आप बोलना सर इसमें ठीक और गलत की बात नहीं है। ये जो सरकार कैश ट्रांसफर करती है, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, शाइनी क्या बोलोगे इंटरव्यू में? ये किसको देखते हुए करे जाते हैं कैश ट्रांसफर? हाँ, और बोलना सर पॉवर्टी गैप रेशियो हमेशा कौन सी टर्म्स में निकाले जाते हैं? मॉनेटरी के उसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। जिससे सरकार क्या देखती है कि गैप कितना है, लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की टर्म्स में अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार उनको हमेशा गुड्स और सर्विसेज ना देते हुए इस रेशियो को देखते हुए क्या करवाती है। तो क्या आप लोगों को, आप सभी को ये वाली बात समझ में आ पा रही है कि हमारे देश में जब भी कोई स्कीम बनती है और जो कैश ट्रांसफर जिसमें लिखा हो जिन स्कीम्स में, क्या अब आप समझ पाओगे कि वो क्यों होता, क्यों लिखा रहता है? कि सरकार ने उसमें कैश ट्रांसफर वाला ईशा कंपोनेंट क्यों डाला? क्या बोलोगे कि यहां पर सरकार ने किस चीज को देखते हुए कैश ट्रांसफर का कंपोनेंट डाला कि हम ना गुड्स भिजवाएंगे, ना सर्विस भिजवाएंगे, ना राशन कम रेट पर देंगे, पैसा ही भिजवाएंगे बैंक अकाउंट में? क्यों? सरकार ने क्या निकाला होगा उसके लिए? पॉवर्टी गैप रेशियो। तो हम लोग करेंगे क्या, ये वाली बात मुझे रिमाइंड करवा देना। जब पीटी 365 करेंगे ना, तो आपको पता है पीटी 365 में गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का एंड में। तो उसमें से हम ना एक लिस्ट बनाएंगे कि इस मतलब इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें आपने सुना होगा ना डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर। हम उसका एक चिट्ठा बनाएंगे, उससे हमें यह पता लगेगा। इकोनॉमिक्स का अगर क्वेश्चन, वैसे तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यूपीएससी के एग्जामिनर में इतना गूदा ही नहीं है कि वो उस लेवल पर जाकर क्वेश्चन बना सके। चैलेंज है मेरा ये यूपीएससी के एग्जामिनर को। लेकिन अगर उसने सुन लिया कि ट्रू है इसने ऐसा चैलेंज करा है, तो चलो फिर भी हम अगर ऊट पटांग क्वेश्चन तो आते ही हैं कि कई लोग सोचते हैं कि स्टैटिक से भी सर आप तो बोलते हो कहाँ सॉल्व हो पा रहा है। मैं करवाऊंगा सॉल्व, कोई टेंशन नहीं है। अब दिमाग देखो, साइकोलॉजी बताता हूँ, दिमाग को खोलना जरा, अपनी पीनल ग्लैंड खोलो और सोचो। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स इंडिकेट, या विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स के अंदर एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट पॉवर्टी गैप रेशियो के बेसिस पर फ्रेम करा गया, पर्सन तो नील,
पर्सन तो नील हो गया, ब्लैंक हो गया पेपर के अंदर। शाइनी बताओ जरा, इकोनॉमिक्स का सारा का पढ़ाया ज्ञान तो वेस्ट हो गया ना। और हमेशा हर एक टीचर क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट वाले इस चीज़ को हाईलाइट बहुत करते हैं कि बेटा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अप्लाई टर्म्स में पढ़ा करो, अप्लाई कर करके पढ़ा करो। तो अप्लाई करना क्या है सर जी, ये भी तो बता दो, कहाँ अप्लाई करना है? ऐसे अप्लाई करना है। इसलिए पहले अपना स्टैटिक मजबूत कर लो। तुम्हारे लिए इस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे बच्चों का गेम होगा। और करंट अफेयर तो मतलब भूल ही जाओ, 100 पेज का डॉक्यूमेंट होता है PT 65 का इकोनॉमिक्स का, 110 पेज का। और मैं वो उसको मैं 80 पेज ही मानता हूँ, क्योंकि एड वैड फलाना ढिकमा साइड के डायग्राम्स वगैरह सब हटाकर 80 पेज करने हैं। और 80 पेज को भी मैं साइकोलॉजिकली 40 पेज मानता हूँ, क्योंकि 2 पेज दोनों साइड जो पेज है वो 1 पेज कर दो। बेवकूफ़ बनाता हूँ अपने आप को ऐसे। तो मोर द पॉवर्टी गैप, जितना ज़्यादा पॉवर्टी गैप होगा तो मोर आर द ट्रांसफर्स रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो BPL हाउस होल्ड्स को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ला सके। हर एक कंट्री का शाइनी मकसद क्या है, इस लाइन पर रहना, इस लाइन के नीचे रहना, या इस लाइन के ऊपर लेकर जाना जनता को, ऊपर लेकर जाना। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक और मेंस अब ये तो हो गया प्रीलिम्स वाली बात। एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। आपको पता होगा सौगंधा और बाकी सबको कि UPSC आजकल जो GS पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बना रहा है वो बहुत स्टैटिक है यार। अर्पित, अगर आप देखोगे तो वो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ इस प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा है जो कि बहुत बेसिक है। लेकिन उनको आंसर करना है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले के लिए भी, या जिन्होंने MM इकोनॉमिक्स में MA कर रखी है उनके लिए भी थोड़ा सा ना उनके पेन कब कब आ जा रहा है। वो इसलिए किसी को, क्योंकि डेफिनेशन तो याद होती नहीं है। और अब उनको ये भी नहीं पता होता, ये भगवान यार प्रीलिम्स तो मेरा निकल गया, तारीफ तो सबने करी थी लेकिन मुझे खुद नहीं पता मेरा प्रीलिम्स कैसे निकला। और मेंस लिखने पहुंचा दिया घर वालों ने, और पापा बाहर वेट कर रहे हैं। और उसके बाद GS पेपर 4 लिखना है 2 घंटे के ब्रेक के बाद। इतना सारा प्रेशर लेकर पर्सन की तो बैंड बजी रहती ना, कि उसकी तो बस सूसू छूटने वाली होती है एग्जामिनेशन हॉल में। अब इस टेम्परामेंट को मैं बताता हूं आपको। जब भी किसी क्वेश्चन में ये आए आपको कि हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर आज भी क्वेश्चन आता है, जबकि मोदी सरकार इसको 2014 में लेकर आई थी इन सारी चीज़ों को। लेकिन डायरेक्ट ये डलवाना, कैश डलवाना और आइडेंटिफाई करना कि रियल बेनिफिशियरीज कौन है क्या नहीं है, उसमें आप ना लोग APL BPL भी लिख देते हैं, अब पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह फैमिलीज को भी लिख देते हैं। तो जब भी ये आ जाए ना कि हमारे देश में जो पॉवर्टी का जो गैप रह गया है, इसके फुलफिलमेंट के लिए आप कोई रिक्वायर्ड स्टेप्स बताओ, ये बताओ। जैसे मतलब कोई भी मेंस का क्वेश्चन है, आपसे सजेशन मांग रहा है पेपर 2 में, पेपर 1 में, या पेपर 3 में, ये इवन एथिक्स में कहीं मांग रहा है, या ऐसे आ गया कुछ भी, छोड़ो उन सब बातों को। तो आपको ये बताना है कि ज़्यादा ट्रांसफर हमें करने हैं, या आप जो भी बताओगे ताकि हम BPL को ऊपर लें पॉवर्टी लाइन से, तो आप वो ये कहोगे, शाइनी क्या कहोगे, कि पॉवर्टी गैप रेशियो को हमें कम करना है कि बढ़ाना है। अगर हम BPL को ऊपर लेकर जा रहे हैं पॉवर्टी लाइन से, यानी कि हम उनको APL बना रहे हैं। तो जब BPL से APL का जो सफर है उसमें पॉवर्टी गैप रेशियो कम होता है कि ज्यादा होता है? कम करना चाहिए ना। अब इससे क्या होगा, आपका ये वाली बात, मेरा ये वाला ज्ञान देकर आपकी कैसे मदद हुई? एक तो मेंस में जब भी लिखोगे तो पॉवर्टी गैप रेशियो का जिक्र जरूर करना, सौगंधा, ईशा, सब लोग, अर्पित। और उसके बाद एक चीज पर और फोकस करना कि आजकल आपको पता है ना कि UPSC प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देता है कि अगर इसका रेशियो बढ़ा दिया जाए तो इसका इंपैक्ट क्या निकलेगा, उसका रेशियो फलाने का गिरा दिया जाए तो उसका इंपैक्ट क्या निकलेगा। और बंदा फ्रीज कि भाई ये तो सोचा ही नहीं यार, बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या लोन सस्ते हो जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं सोचने वाली। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ हर एक लेक्चर में, इकोनॉमिक्स में भागे तो ठोकोगे, बस्सी वाला हाल होगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाला बस्सी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई यहाँ तक? बताओ, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट क्लियर करना है? हाँ बताओ। अरे डाउट ना है तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बताओ बताओ। शाइनी को लगता है सबने पूछ लिया, मैं भी पूछूंगी कुछ ना कुछ। हाँ हाँ बताओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, बताओ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, BPL कह रहे हो? हाँ ठीक है, BPL डिसाइड होता है जो, ठीक है। हाँ। और
ओरिजिनल, हाँ जो ओरिजिनल ये वाली, सिर्फ अगर इस पे रहोगे ना, अगर कंसेप्ट नंबर 1 पे रहोगे, इसमें दोनों चीजें, मैंने इसलिए पहले ही मार्क कर दिया था येलो से, मुझे पता था ये वाला डाउट आ गया, देखो सामने मार्क्ड है, इनकम और कैलोरी इसमें दोनों है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, आप सब लोग एक चीज, ये हेड काउंट रेशियो अगर हो गया या पॉवर्टी गैप रेशियो हो गया, इन सब में चीजें जो डिराइव हैं, देखो देखो ध्यान से, बीपीएल का जिक्र यहाँ पे नंबर 2 कंसेप्ट में, नंबर 3 में भी अभी हमने पूरा पूरा पढ़ा, बीपीएल का जिक्र है। ये सारी चीज़ों का बेस तो पॉवर्टी लाइन ही है ना, शुरुआत तो यहीं से हुई ना। हाँ हाँ। मैं बस आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके बीच में दोस्तों डिफरेंशिएट करना सीखो। पता है क्यों? अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सब कुछ मान है, देखो करना क्या है, देखो बोलने के लिए देश में दो चुनौती हैं, सौगंधा, है कि नहीं? गरीबी है और गरीबी को मिटाना है, बातें तो दो ही हैं बस, है ना शाइनी? लेकिन अब उसे थ्योरेटिकली जो लिखना है ना, एक्सप्लेन करना है, वो अंग्रेजी माध्यम से करना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहिए, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज चाहिए, टोन चाहिए, उसके लिए हमें बस अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा और काबिल बनाना पड़ेगा। और उसके लिए देखो, अब कुछ करा तो जा नहीं सकता, एक किताब की रेफरेंस तो लेनी पड़ेगी, तो हम इसकी रेफरेंस ले रहे हैं। लेकिन इससे ना, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ किताब को डिकोड करवा के, आप किसी भी फिल्म के अंदर बैठ जाना, किसी भी मेंस के अंदर बैठ जाना, इस पूरी बुक को करने के बाद, इकोनॉमिक्स में जो आप किसी की सबसे वीक होती है ना, इस फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को मैं ये वादा करता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक तो एनवायरमेंट अपना पीएमएफ से, और इकोनॉमिक्स, सबसे ज़्यादा आपको कट ऑफ से ज़्यादा नंबर दिलवा कर रहेंगे। समझ में आया ये वाली बात? हम एक बात और कर लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर ये एक अलग ही कंसेप्ट है बॉक्स, एक बात और कर लेते हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स की, ये फोर्थ कंसेप्ट है। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ पॉवर्टी, तो भाई ये नया क्या हुआ, इसके बाद का शब्द नया हुआ, फॉर अ गिवन एरिया, फॉर अ गिवन एरिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे पता है क्या होता है? इससे ये होता है, कोई खाली पेज यहीं बना देते हैं, इससे ये होता है, ठीक है, भारत मान लो, इसको इंडिया मान लो। तो जब हम लोग इस चौथे वाले पैरामीटर से, स्क्वायर पॉवर्टी गैप रेशियो से, जब हम ये निकालते हैं डिग्री ऑफ पॉवर्टी फॉर अ गिवन एरिया, तो सरकार को पता है क्या समझ में आता है? सरकार को ये समझ में आता है कि देखो, जो भी हम कैश ट्रांसफर करवाएंगे, जो भी स्कीम चलवाएंगे, हमें वो हर राज्य में बराबरी से पैसा और रिसोर्सेज बांटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें कोर रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है कि गरीबी सबसे ज्यादा है कहाँ पर, बीपीएल के सबसे ज्यादा लोग है कहाँ पर, तो शायद से उनको पता लगे ये बिहार है। फिर उनको शायद से पता लगे कि रेड जोन, मैं रेड जोन इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि हमें ये पता लगे ये मणिपुर में है, नागालैंड में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी फिर इस साइड में है, महाराष्ट्र के इस हिस्सों में है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑरेंज अलर्ट वाले हिस्से, कि अब इसके बाद फिर ये टारगेटेड एरियाज हैं, ये टारगेटेड एरियाज हैं। उसके बाद जो ग्रीन वाले हिस्से जो इस पर मार्क्ड हो, तो सरकार समझ जाए कि यहाँ एक चवन्नी तक देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को तो लूट लो, टैक्स बढ़ा दो जाओ। अरे एक मजाक के फॉर्म्स में कह रहा हूँ, लिख मत आना ये कहीं नोट्स में कि सरकार यहाँ पर डबल गेम खेलती है, वो टैक्स भी बढ़ा देती है, कि मतलब इनको छेड़ना भी नहीं है। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास ना 1 लाख रुपए हैं, जो कि आप इस काबिल इतने बन गए हो कि आप ना अब रिश्तेदारों को ये बांट रहे हो, किसी शादी वगैरह में आप किसी से मिले थे और अब अपने रिश्तेदारों को बांट रहे हो। तो अब आपको ये पता लग जाता है कि जो बड़ी मम्मी है वो ऑलरेडी प्रॉस्परस है, ठीक है, तो उनको क्या बांटे, छोटी चाची बेचारी परेशान रहती है, तो उनको आपने 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि यार जो मामा हैं, वो मामी को कुछ नहीं देते हैं, तो मामी को अपने 15,000 रुपये दे दिए। यानी कि इससे आप अपना ना डिसाइड कर रहे हो, अपने एक सेंसेबल डिसीजन ले रहे हो कि किसको मैंने ज़रूरत के बेसिस पे कितने पैसे बांटने हैं। जो हराम खोर है उसको तो एक चवन्नी तक नहीं बांटती, बल्कि उसका तो जब वो नहाने जाए तो गहने लूट लेने हैं उनके। तो समझ गए ये चीज़? मैं वही तो बता रहा हूँ, इंडिकेशन ये होते हैं, जो भी टीम पहले वो निकालेगी कि यहाँ पर गरीबी है,
और गरीबी निकलेगी ऊपर वाले पैरामीटर्स के बेसिस पर, कैलोरी इनटेक और वो सेल और इनकम कितनी। तो ये देखा कि इन राज्यों में जो रेड जोन्स हैं सबसे ज़्यादा पहले फोकस करने की किसकी ज़रूरत है, फिर ऑरेंज वाले। तो इससे होगा क्या, हमें यानी कि शाइनी यही तो करना है सौगंधा, ग्रीन को ग्रीन से ही तो मैच करवाना है। इसी की तरफ तो हम कहेंगे कि देश डेवलपमेंट की दिशा में आगे आगे बढ़ता जा रहा है, यही तो एम है। तो अगर मान लो कि शाइनी हम अगर ग्रीन वालों पे ही ज्यादा खर्चा करना शुरू हो जाए रागनी, फायदा क्या फिर, ऐसे डेवलपमेंट आ रही है कि हम रिच और पुअर के गैप को और बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, बताओ। बढ़ा रहे हैं। ये हिंदुस्तान का मैप देखना क्या बन गया है। रंग बिरंगा लग रहा है शाइनी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह, जोकर। दिस मेथड स्क्वेयर्स द पॉवर्टी गैप फॉर ईच इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। ठीक है, जो पॉवर्टी गैप है ना, जो भी गैप आया, स्क्वायर जानते हो ना, ये जो मैथ्स में लगाते हैं ऐसे करके। स्क्वायर ऑफ नहीं, तुम ट्रेडिंग वाली भाषा प्लीज छोड़ दो महाराज। स्क्वायर ऑफ तो होता है एग्जिट कर जाना, हम मैथ्स में नहीं लगाते यार ये। आर स्क्वायर, टू स्क्वायर, हाँ। मुझसे प्लीज़ सी सेट मत खेलना कोई भी, मैं अग्रेसिव हो जाऊंगा, ठीक है। मुझे सी सेट नहीं आती है। तो दिस मेथड स्क्वेयर्स द पॉवर्टी गैप फॉर ईच इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। कुछ नहीं, अब आप कहोगे ये क्यों करा जाता है भाई, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ये मैथमेटिकल सरकारी कैलकुलेशन है बस। ये मैंने नहीं पूछा कभी किसी इकोनॉमिस्ट से कि ये क्यों करा जाता है। मुझे अगर पूछना तो मैं यही बोल देता, पॉवर्टी लाइन बेस्ट है, गरीबी मिट नहीं रही है, गरीबी बढ़ रही है, और तुम नए नए रेशियो और नए नए चीज इंडेक्स इन्वेंट करते जा रहे हो। इसका कोई आंसर नहीं है, कोई सेंसेबल क्वेश्चन नहीं है कि इसको स्क्वायर क्यों करा जाता है। अरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सरकार को एक परफेक्ट वे में आंकड़े चाहिए होंगे। द शॉर्टफॉल्स ऑफ बीपीएल पीपल आर स्क्वायर्ड गिवन द वेरी पुअर मच मोर वेट देन दोज फॉलिंग ओनली एट फ्यू सेंट्स शॉर्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। कहने का मतलब ये है अंग्रेजी वाली लाइन का, जितने लोग बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, ऐसे लोगों की जितनी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, मतलब इतना इतना कैलोरी इनटेक इतना कम है इनका XYZ, और इतनी इतनी इनकम इनकी कम है ABC, मतलब इतनी परसेंटेज ऑफ कैलोरी इनटेक नहीं कर पाते हैं जो कि इनको करनी चाहिए। और एक मिनट के लिए हम इसे मिटाते हैं रिश्तेदार वाली बातों को। और इतनी इतनी इनकम इनको चाहिए अपनी पूर्ति करने के लिए, लेकिन इतनी इनके पास नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, जो इनके पास नहीं है XYZ और ABC, शाइनी हम इनको यही तो कहेंगे, शॉर्टफॉल ही तो कहेंगे, कितना नहीं मिल पा रहा, इतना प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसको क्या करा जाता है इस कैलकुलेशन में, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स में, ये XYZ को स्क्वायर कर दिया जाएगा और ABC को स्क्वायर कर दिया जाएगा। ये क्यों करा जाता है, ताकि सरकार एक बहुत अच्छी ऐसी योजना बना पाए कि जरूरतों से ज्यादा इन फैमिलीज को मिले। क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, बीपीएल के अंडर भी तो ऐसा होता है कि बीपीएल तो चलो कैटेगरी है, लेकिन आपने एक चीज सुनी है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों में से सबसे ज्यादा जो गरीब परिवार है। और देखो, हमेशा मैंने आपको बताया ना कि स्कीम का बेसिस यही सब चीजें होती हैं, जैसा कि मैं आपको अभी मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में बता रहा था, प्रीलिम्स के बारे में बता रहा था। तो बताओ शाइनी, आपने इसका नाम सुना होगा, सुगंधा आपने सुना होगा, मिशन अंत्योदय। और अंत्योदय का मतलब भी यही होता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ये यहीं से डिराइव होती हैं ऐसी चीजें। द शॉर्टफॉल्स ऑफ बीपीएल पीपल आर स्क्वायर्ड गिविंग द वेरी पुअर मच मोर वेट। स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, ऐसा देखा जाता है कि अगर हमें उनको बढ़ाना है, देखो ना अभी जो मैंने ग्रीन जोन्स और रेड जोन्स जो बनाए थे, अगर हमें डायरेक्टली रेड जोन्स को ग्रीन जोन में लाना है, तो एक बार बताओ डबल तेजी से वो उनके लिए चीजें और फैसिलिटी का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा शाइनी, बताना जरा। एक बंदा है सौगंधा रागनी,
वो 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। एक पर्सन है जो कि 6 महीने पहले स्टार्ट कर रहा है, और एक पर्सन जो 3 महीने पहले स्टार्ट कर रहा है। 3 महीने वाले को और 6 महीने वाले को, 3 महीने वाले को तो ट्रिपल स्पीड से, और 6 महीने वाले को डबल स्पीड से अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी कि प्रीवियस वो 6 महीने का बैकलॉग कवर करे जल्दी फटाफट। अगर उसको पहुंचना है 1 साल पुराने वाले थे जो तैयारी स्टार्ट कर चुका है उसके लेवल पर, बताओ। तो इसलिए इसको ज्यादा वेट दिया जाता है। देन दोज फॉलोइंग ओनली अ फ्यू सेंट, मतलब जिनको छोटा मोटा जो पॉवर्टी लाइन के आसपास है, मतलब जो बीपीएल में की रेंज में है और पॉवर्टी लाइन और बीपीएल में बस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उन पे फोकस ना करते हुए दिस इंडेक्स इज वेरी मच कंसर्न अबाउट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वेरी पुअर अमंग द बीपीएल। और स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स ज्यादा बेनिफिशियल होता है टू द वेरी पुअर, जो कि पॉवर्टी लाइन में बहुत नीचे है। इसलिए मैंने इसलिए लाइन बोली ना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, क्योंकि इनको ज्यादा अमाउंट ऑफ एड मिल पाएगी सरकार से। मैंने बोला ना, अगर इनको ये रेड जोन्स वाले उस एरिया में आते हैं मान लो, ठीक है, और सरकार ये चाह रही है कि मान लो कि वो ना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का गढ़ है वो, कि वहां पे चुनाव होने हैं, तो इन्होंने कहा भाई हमारे पास 6 महीने बाकी रह गए, डबल डबल स्पीड से फैसिलिटी देना यहां पर शुरू करो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या कैलोरी इनटेक हो या फेयर प्राइस शॉप्स हो, राशन हो, ताकि ये इधर आ सकें जल्दी फटाफट। अब आराम आराम से जैसे स्पीड से चलेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो ऑरेंज ही नहीं बन पाया ग्रीन। एक ऑरेंज रेड बोलने का तो मेरा तरीका है, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ बनाकर नहीं आ जाना। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन लगेगा आपका वो उसमें, ठीक है। एक बोलने का तरीका है बस मेरा, लेकिन चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा। पहली बात है कलर तो यूज वैसे भी नहीं करने, इतना कोई टाइम तो है नहीं आपके पास। इनको अगर यहाँ बनाना है तो डबल स्पीड, ये 2x स्पीड से नहीं करना पड़ेगा मुझे। जरा कोई भी इनिशिएटिव बताना जरा। तो अगर आपको कल को क्वेश्चन आ जाए कि गरीबी हमारे देश में उन रीजन से आप बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे वो कोई लोग पूछें कि आप लोग ना मिस्टर एंड मिस इस एरिया से आते हैं, एंड अब इंटरव्यूअर को तो सारी चीज़ें पता होती हैं, और उन्होंने वो क्या कहते हैं, जो आपका बेंच होता है वो भी ऐसे ही बिठाते हैं, जो आपकी पूरी टीम होती है जो इंटरव्यू लेती है, कि मतलब वो जाने आपसे सवाल जवाब अच्छे से घसीट सके आपको। अब वो बोले मिस्टर एंड मिसेस, एज फार एज आई नो आपके गांव में तो और आपके डिस्ट्रिक्ट में तो गरीबी बहुत सालों से है, 1947 से। तो ऐसा क्या है जो सरकार या उधर के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पाए हैं और जो आप प्रयास करेंगे वहां की गरीबी को मिटाने का? हमने सुना है क्योंकि आपके जिले में गरीबी बहुत है, तो वहां बुत बनकर मत बैठ जाना भिखमंगों की तरह। हाँ सर गरीबी तो बहुत है, क्या करें? उधर आंसर दो। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स से सर ये चीज करी जा सकती है कि सर इस इंडेक्स को लाकर हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान बनेगा और हमारा डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करा जाएगा कि वहां पर गरीबी जो है ये काइंड ऑफ गरीबी की टर्म्स में रेड जोन का इलाका है। तो यहां पर वो कहेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? तो बोलना सर स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स का फंडा ये बोलता है कि यहाँ पर जब भी बीपीएल को देखा जाएगा तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को देखा जाएगा, और फिर उनकी जो ज़रूरतें जो जो पूर्तियाँ जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो ज़रूरतें जो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है उनकी बेसिक नीड्स की, कैलोरी की टर्म्स में और इनकम की टर्म्स में, उसको हम स्क्वायर कर देंगे। इस वो कहेंगे स्क्वायर करने की वजह से मिस्टर मिस होगा क्या? तो आप बोलना कि उसको स्क्वायर करने की वजह से होगा क्या, जो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो एड मिलेगी सरकार से, यहां पर देखो, वो डबल स्पीड से मिलेगी। दे विल रिसीव मोर अमाउंट ऑफ एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और डबल स्पीड, ताकि वो जल्दी जल्दी वो हो। और कहीं आपसे वो ये पूछे इंटरव्यू में कि इस देश में गरीबी ज़्यादा जल्दी से कैसे मिटाई जा सकती है, तो आप ये बोलो कि सरकार जो भी आइडेंटिफाई करती है ना पॉवर्टी लाइन के नीचे बीपीएल फैमिलीज को, और बीपीएल में से भी सर जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, तो उनकी जो भी जो शॉर्टफॉल्स हैं उनके बेसिक नीड्स को कैलोरी की टर्म्स में और इनकम की टर्म्स में फुलफिल करने के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, सर हमें उसको ना डबल उससे देखना चाहिए प्रॉब्लम से, ताकि जब स्कीम या पॉलिसी फॉर्मुलेट हो तो उसके अंदर भी रिसोर्सेज का और पैसों का और कैश ट्रांसफर का डबल स्पीड पे एलोकेशन हो। इससे सर हम गरीबी ज़्यादा जल्दी मिटा सकते हैं। उसके लिए सर सरकार को जीडीपी एलोकेशन ऐसी योजनाओं के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। बस आप ये बोलकर ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो कुछ भी फंसाएं, कुछ भी पूछे, बोलना सॉरी सर आई हैव नो आइडिया।
थोड़ा बहुत गेम समझ में आ रहा है आपको? इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अगर करने पे आओ तो बाएं हाथ का खेल है? हाँ बताओ। हम्म। ठीक है। समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। अच्छा, समझ गया। समझ समझ गया, समझ गया। यहाँ पर देखो, एक तो क्या है कि आप लोगों को ये वाली चीज़ समझनी चाहिए, शायद से ये वाली चीज़ आप लोगों ने मिस कर दी है। देखो हम लोग अशप्रीत यहाँ पर बीपीएल को आइडेंटिफाई नहीं करने हैं, बीपीएल में से भी ना जो इनमें से सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये कुछ नहीं है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बस बात कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से सबसे बुरी हालत किसकी? शूद्र की। लेकिन फिर इसके बियॉन्ड भी एक होते हैं अति शूद्र, चंडाला, सो उनका क्या? अब समझ में आ गया मेरी सारी बातों का एक सवाल? तो हम लोग फोकस ही पहले इन पे कर रहे हैं कि भैया शूद्रों से भी ज्यादा इनको जरूरत है पहले तो। नहीं, इस पे इन पे ना सबसे पहले फोकस उन्हीं पे होगा, क्योंकि पता है यहाँ पर क्या, जैसे याद करो गांधी जी का वो गमला वाला कंसेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि जड़ से पानी डालना है, तब ऊपर जो पत्ती होगी वो हरी बनेगी और फ्रूट्स ज्यादा अच्छे टेस्टी होंगे। ऊपर से मत डालो पानी, क्योंकि हो सकता है जड़ों तक ना जा पाए। आप समझ में आ गया? खुद मुझसे सवाल पूछ रही है और कह रही है कैसे समझाऊं। लेकिन मैं समझ गया है ना। कैसा कैसा कैसा? देखो, अर्पित जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो आप सबको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं लिखने के लिए एग्जाम में, कि आप इसको एज अ केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूपी स्टेट। अब अर्पित बोलना शुरू करो, ताकि मैं भी सीख सकूं और स्टूडेंट्स को भी सिखा सकूं। बताओ यूपी में क्या है, बीपी जो बीपीएल कार्ड है, अच्छा है क्योंकि एग्जाम्पल मैं इसको नोट्स में ऐड करूंगा अपने खुद भी। बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं यूपी के अंदर, तो उनके साथ क्या होता है? उनको येलो कार्ड मिलता है, एक मिनट रुक जाना, उनको मिला येलो कार्ड। ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग है जो बीपीएल में भी जो पूरे ऑफ द पुअर है, उनको सरकार इशू करती होगी। हाँ, योगी सरकार उनको इशू करती होगी रेड कार्ड। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सरकार के पास उनका डेटा जाता है, वो सैलरी बेसिस पे मिलता है कि इनकम कितनी है, तो उस बेसिस पर एक कार्ड बनेंगे। ज़्यादा इनकम वालों के लिए ये, और उससे भी कम इनकम वालों के लिए ये। ठीक है। लेकिन दोस्तों आप सब लोग एक बात याद रखना है, बीपीएल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। ओके। कल को आप में से कोई पहुंच जाए, हमारा भी कार्ड बना दो। हम्म। तो फिर ठीक है, लगभग 8 से 10 किलो अनाज मिलता है येलो कार्ड होल्डर को। ठीक है। और इसको मिलेगा 10 से 12 किलो, तो अनाज भी ज़्यादा मिला, और मान लो कि चलो पैसे भी कम से लिए जाते होंगे उनसे वो करके। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका लॉजिक देखो ये है दोस्तों, आप में से जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे इस बात को, इनका मकसद सरकार का ये कि इनको कैलोरी ज़्यादा इनटेक मिले, क्योंकि ये तो और भी अति पिछड़ा है ये वर्ग, और इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो वो धीरे धीरे करके फुलफिल हो रही है, यानी कि इनको पहले यहाँ इस लेवल पे हमें पहुंचाना है, और फिर कंबाइंडली हमें इनको, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बात करी थी आपसे ग्रीन वाले कंसेप्ट में, कि मतलब जो प्रॉस्परस रीजन है, जो प्रॉस्परस लोग हैं, हमें फिर इनको वहां पहुंचाना है। लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। रियल जो अर्पित जी ने जो स्कीम बताई है वो ये है, जो कि यूपी के अंदर काम करती है। तो आपको अगर उत्तर प्रदेश का कंटेक्स्ट देकर अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझाना हो, कहाँ गया ये, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसे वर्क कर रही है। वेरी गुड अर्पित, ब्रिलियंट। मैंने भी आज इससे एक नई एक चीज़ सीखी, और ऐसे एग्जांपल्स आप सब भी ला सकते हो, अच्छी बात है। ठीक है। तो आप सब भी जितने लोग ऑडियंस हैं वो भी इसको ऐड कर लेना। और
हज़ार रुपये मेरा फ़ोनपे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर भेज देना मुझे। किसी का और कोई डाउट? हाँ, और जो नहीं डाले 1000 रुपये, तो वो अपना बीपीएल कार्ड बनवा लेना। अच्छा, एक और कंडीशन अर्पित ने बताई, अपार्ट जोक्स अपार्ट, आपके घर में टू व्हीलर नहीं होना चाहिए, तो आपका बीपीएल कार्ड वहां पर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बीपीएल जैसे मत रहो, एपीएल बनो। थैंक यू।